नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आदिवासियों को लेकर बड़ी बैठक कर रही है। कांग्रेस की 2 बैठकों में मसला कुल मिलाकर यही रहा है कि समाज की आवाज बना जाए और मुद्दों को भुनाकर आदिवासियों के बीच खोई हुई जमीन को वापस पाली जाए। बैठकों से इतर सियासत भी अब इन बैठकों पर केंद्रित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, इस बार आदिवासी बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं कांग्रेस पलटवार कर रही है और कह रही है कि बीजेपी आदिवासियों की पीड़ा ही नहीं समझ रही है। ऐसे में आज इसी चर्चा के जरिए इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर आदिवासियों का असली हितैषी कौन है। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदिवासी कांग्रेस की 2 अहम बैठकों के जरिए पार्टी आदिवासियों के मुद्दे को उठाकर बस्तर से लेकर सरगुजा तक अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कवायद में जुटी है। लेकिन कांग्रेस की इन बैठकों के सामने आते ही सत्ता पक्ष ने तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के आदिवासियों ने कांग्रेस का 50 सालों का कार्यकाल देखा है। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा, जबकि भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल तक जनजाति समाज के मान सम्मान और विकास पर काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला को बैठाना और पीएम जनमन जैसी योजनाओं से कमजोर जनजाति समूह का विकास करना भाजपा की प्रतिबद्धता है। इसलिए आदिवासी अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। आदिवासी वोट बैंक पर छत्तीसगढ़ में छिड़ा सियासी संग्राम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, 50 साल तक आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला राष्ट्रपति को बैठाने का काम बीजेपी ने किया। पीएम जनमन योजना से प्रदेश के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों का हो रहा विकास। पीसीसी चीफ दीपक बैज का जवाब, आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीनने वाली पार्टी बीजेपी। विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई न देने वाले खुद को बताते हैं हितैषी। मुख्यमंत्री के इस करारे हमले के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा वार किया। दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता आदिवासियों की बातें ही ना करें तो बेहतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीयत हमेशा से आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने और जल जंगल जमीन समेत खनिज संसाधनों को लूटने की रही है। दीपक बैज ने कहा कि जो लोग आदिवासियों को आदिवासी न मानकर वनवासी कहते हैं और जो विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई तक नहीं देते हैं, वे आदिवासी जनजाति समाज का दुख दर्द कभी नहीं समझ सकते। कांग्रेस का दावा है कि आदिवासियों के हक और उनकी सुरक्षा की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता और अनुसूचित जनजाति के लोग 50-60 वर्षों तक देखे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति लोगों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन उन्होंने किया, जबकि ये काम कांग्रेस पहले कर सकती थी। 55-60 वर्षों तक सरकार में रहे। अनुसूचित जनजाति के लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। और अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक तो जनजातीय समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें आज जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज को मिल रहा है। निश्चित रूप से आगामी समय में आदिवासी मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक बड़ा रूपरेखा तय करेगी ताकि आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बचाया जा सके। इसको लेकर आज टीएससी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ये रूपरेखा आगामी दिनों के लिए तय करेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का सच्चा हितैषी बनने की होड़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रपति पद पर आदिवासी प्रतिनिधित्व और विकास कार्यों का हिसाब देकर कांग्रेस के 50 सालों के शासन पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जल जंगल जमीन के अधिकार और जल जंगल जमीन की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने में जुटी है। बहरहाल बैठकों और बयानों का यह सिलसिला जारी है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि प्रदेश का आदिवासी समाज किसके दावों पर अपना विश्वास जताता है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
तो आदिवासी समाज किसके साथ है, कौन वोट बैंक समझ रहा है, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए, मैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से संतोष दास जी जुड़े। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से शशि भगत जी जुड़े। शशि जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी आप ही के पास में आते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम आदिवासी समाज के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके मुद्दों को हम उठाएंगे। फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि केवल और केवल वोट बैंक ही आदिवासी समाज को समझा जाता है? तो भी नमस्कार है। और देखिए, आदिवासी वर्ग का शोषण और आदिवासी वर्ग को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस ने लंबे समय से किया है। और आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में भी जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, आदिवासी वोटों के कारण ही उनकी सरकार बनी थी। सरगुजा और बस्तर अंचल ने एक तरफा वोट किया था उनको, और वही आदिवासी अंचल ने इस बार जब चुनाव हुआ पिछली बार अभी 2023 में, तो इस बार पलट के रख दिया। इसलिए कि वो आदिवासी वर्ग बहुत नाराज था, क्योंकि आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। आदिवासी वर्ग को हमेशा छला गया, आदिवासी वर्ग का हमेशा शोषण किया गया, और भूपेश बघेल की सरकार को सबक सिखाने का काम आदिवासी वर्ग ने किया है। और निश्चित रूप से इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और देखिए, सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया कि माननीय विष्णुदेव साय जो एक आदिवासी वर्ग से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और इससे पहले केंद्र में भी आपने देखा होगा कि महामहिम राष्ट्रपति के पद पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, एक बहुत ही अति पिछड़ी आदिवासी वर्ग से आने वाली महिला को एक राष्ट्रपति जैसे बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठाने का काम यदि किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहीं ना कहीं इस देश को और आदिवासी वर्ग को एक सम्मान देने का काम किया हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और यही नहीं, आदिवासी वर्ग के लिए तो हमारी सरकार लंबे समय से करती आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब भी हमने अलग से मंत्रालय बनाए आदिवासी वर्ग के लिए, और उससे पहले कभी कभी सोचा नहीं गया आज तक कि आदिवासी वर्ग को अलग से मंत्रालय दिया जाना चाहिए था। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम जनमन योजना अब छत्तीसगढ़ के लिए तो लगभग 700 करोड़ रुपए की योजना है ये, जिसमें अति पिछड़े आदिवासी वर्ग को, वहां पर निवासरत लोगों को, पहाड़ में भी रह रहे हैं वहां भी पीएम जनमन योजना का लाभ पहुंच रहा है। सड़कें बन रही हैं, वहां पर उनको मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और यही नहीं, नियत नेलालार जैसी योजना जो बस्तर में आपने देखा होगा, हजारों करोड़ रुपए जिसमें इन्वेस्ट करके आदिवासी वर्ग का उत्थान किया जा रहा है। तो कहीं योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, मुझे लगता है शशि भगत जी आपसे इस पर सवाल करेंगे। शशि भगत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शशि भगत जी, देखिए ये बात तो ठीक है जो बात संतोष जी कह रहे हैं कि 18 में आपको आदिवासी संभागों में अच्छा खासा वोट बैंक आपके लिए बनकर सामने आया और आदिवासियों का आपको समर्थन भी मिला। 23 में उस तरह का समर्थन हमने नहीं देखा। तो क्या खोई जमीन को वापस से पाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? हमारे मीडिया के बीजेपी प्रवक्ता साथी से मैं ये बात कहना चाहता हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के दर्शक आपके बीएसटीवी को देख रहे हैं, मैं उनको तो ये बात बता दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णु साय जी के मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनने दो बड़े बड़े मुस्तंडे ये बात के लिए रख दिए कि कहीं कुछ बात ना बोल पाए, कहीं कुछ कह ना पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला में आपको बता दो, ना आदिवासी प्राधिकरण की बैठक हो पाई सरगुजा विकास प्राधिकरण की, और ना कोरवा विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, ना उस पर कोई पैसा आवंटन का कोई रास्ता निकला। सीधी बात तो यह है, हमेशा बैठकों से बचते रहने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और विकास प्राधिकरण के नाम से गठित समितियां यही बात कर रही हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, 9 अगस्त जैसे सर्वप्रिय आदिवासियों का जो त्योहार बना हुआ था, जब योगा दिवस आप 9 तारीख की जगह 21 जून को कर सकते हैं, तो आप विश्व आदिवासी दिवस नहीं मना सकते। तो इसी तरह की बातें हैं। ये बोलते हैं ना कि अलग से मंत्रालय खोल दिया गया है। मैं आपसे बात ताल ठोक के कह सकता हूं, आदिवासी जन कल्याण का जो विभाग था उसको केदार कश्यप जी ने मर्ज कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह साहब ने मर्ज कर दिया। किसने मर्ज कर दिया? कि उनके पास फंड की कमी होती थी। और अभी महतारी बंधन में जो शशि भगत जी, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन पर हमने देखा था, रविवार का दिन था, मुख्यमंत्री निवास में भी सेलिब्रेट किया गया था। फिर आपको क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन को नहीं मनाया? आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, पिछले 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी
का वेट करते रहे स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं गए, उधर उधर घूम घाम के वापस चले आए। तो इस तरह का कृत्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा गया है। इसकी और कोई बात इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण नहीं है कि मुख्यमंत्री जी उस दिन राजधानी मुख्यालय में थे। महतारी बंधन का पैसा है, आदिवासी उपयोजना का पैसा महतारी बंधन में ये लोग खर्च कर रहे हैं, इनके लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया। आदरणीय आपको भी बता दूं कि ये समय समय पे इसी तरह की बात करते रहते हैं, केवल आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों की स्कूलों को बंद कर दिया गया था और आदिवासी क्षेत्र में ही हसदेव का, चाहे कमनार का एक खदान बना रहे हैं, आदिवासियों को विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री तो इनने बना दिया, मगर जस्ट लाइक रबर स्टैंप इसको यूज कर रहे हैं। आदिवासियत क्या यही खत्म हो जाएगी? तो छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है, यदि आदिवासियों के आप सच्चे हिमायती हैं तो आदिवासियों के जमीन पर काबिज कई लोग हैं जो 170 खा का प्रकरण चल रहा है, उसका डेडलाइन बता देंगे, कब खत्म कर देंगे आदिवासी मुख्यमंत्री जी, और उसका डेडलाइन तो बताएंगे ही, साथ में ये भी बताने का प्रयास करें कि आप स्वतंत्र होकर निर्णय कब करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं जसपुर जिले का निवासी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जिले का निवासी हूँ, मेरे को आज तक दूर दूर तक ये पता नहीं चला जिस रास्ते पे आदिवासी चलता है वो रास्ता आज भी उबड़ खाबड़ है। और ठीक है, रायपुर की सड़कों को बनवाने का संतोष दास जी, प्रयास ठीक है, संतोष दास जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आपको होता है। पहले भी कह रहा था कि आपकी योजनाएं कितना पहुंच रही है जनता तक, इस बात को कांग्रेस पार्टी उठाएगी, और वो तो कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बना पाए, स्कूल नहीं खोल पाए, फिर किस बात का दावा करने कि आप हमने विकास कर दिया है आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्रों के विकास केवल जनमन योजना से ही नहीं हो रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत सारी नियत नैनालात इस योजना मैंने बताई। बस्तर तो जहां तक रहने की जगह है वहां से 5-10 किलोमीटर के रेंज में पूरी आधारभूत मूलभूत सुविधाएं देने का काम और वहां पे डेवलपमेंट का काम हमारी सरकार कर रही है। और देखिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया विकास है। विकास के लिए लगातार सरकार ना तो के पास ना तो फंड की कमी है, ना सरकार के पास किसी प्रकार से कोई संकल्प शक्ति की कमी है, और लगातार काम हो रहे हैं। और अभी हमारी सरकार को 2.5 साल हुए हैं, लगातार काम हो रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे 5 साल जब सरकार के पूरे होंगे उससे पहले तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सड़क जनमन योजना के तहत जिसमें जो बहुत ही दूर दराज इलाकों से, जिसमें बहुत ही पहाड़ी कोरवा जैसे हमारे बहुत ही अति पिछड़े जनजाति समाज के लोग रहते हैं, वहां तक सड़क नहीं पहुंचेगी 5 सालों तक। संतोष दास जी, लेकिन लंबे समय तक आप छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रहे हैं, ऐसे में जवाबदेही तो आपको तय करनी पड़ेगी ना कि आखिर क्या वजह है कि आज भी कई अंचलों तक हम सड़क का विस्तार नहीं कर पाए। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते रहे, कई जगहों पर पुल नहीं है। अभी हमने देखा कि बारिश के दिनों में कई जगहों पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, लोग गांव में फंस जा रहे हैं, 15-15 दिनों तक वो शहर से पूरी तरह से कट जा रहे हैं। तो जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी कि आखिर क्यों नहीं वहां तक सड़कें पहुंच पाई, मूलभूत सुविधाएं हम वहां तक नहीं पहुंचा पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में राशन वितरण का, जहां आदिवासी लोग सर्वाधिक रहते हैं, हमें 2.5 साल ही सरकार हो गया और लगातार वही सब काम हो रहे हैं। बारिश के बाद लगातार काम होने का सिलसिला जारी रहेगा, और विकास से मैंने कहा ना कि एक ये पता चलने वाली प्रक्रिया है। और जहाँ तक प्रक्रिया का विषय है तो प्रक्रिया अभी चूंकि भारी बारिश हुई है, इस बार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, और इतनी बारिश में कई पुरानी सड़कें हैं। पुरानी सड़कें की कौन सी है, पुराने पुल कौन से है, ये जो पिछली सरकारों ने हम सबको दिए हुए हैं, जो भूपेश सरकार के समय में जिनका निर्माण हुआ, स्थायी पुलिया वो गए हुए हैं, और हमारे भी स्थायी सड़कों का निर्माण। तो ऐसे में आप दोनों की बात आ नहीं पाएगी। एक एक करके जवाब देते हैं। शशि भगत जी, अगर आपका कोई सवाल है तो एक बार संतोष जी कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपके पास में आऊंगा। एक बार संतोष दास जी को सुन लेते हैं। संतोष जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में शशि जी के पास में जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया विकास है, और विकास के लिए देखिए पिछली जो सरकार है भूपेश बघेल की सरकार, उन्होंने जिन सड़कों का निर्माण अधूरा छोड़ा था, उन सड़कों का निर्माण पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी 2.5 साल हुए हैं, अभी बीच में बरसात का समय आएगा, उससे पहले बहुत सारे निर्माण कार्यों के टेंडर लगे हुए हैं जो कि बरसात के तुरंत बाद शुरू होने हैं, और आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर वो सड़कें भी बनेंगी और वो पुलिया भी बनने वाले हैं। तो आपको हमारी सरकार का काम अभी आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर बहुत
बहुत बेहतर तरीके से दिखेगा। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे, देखिए माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने आदिवासी वर्ग के हित के लिए जितना काम किया है, बस्तर पंडुम है, सरगुजा ओलंपिक है, बस्तर का ओलंपिक है, युवाओं को जोड़ने का अभियान है, अभी महतारी बंधन योजना की बात कर लीजिए। महतारी बंधन योजना की जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत हमने बस्तर से की है, वहां की महिलाओं को उसमें जोड़ने का काम हमने शुरू किया है। तो ठीक है शशि जी, संतोष जी कह रहे हैं कि अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी 2.5 साल की सरकार है, इतनी जल्दी आप क्यों ये सवाल उठा रहे हैं कि पूरी तरह से विस्तार नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया? अभी इंतजार कर लीजिए, 2.5 साल में जिन जगहों पे सड़कें नहीं पहुंच पाई है वहां पर भी वो पहुंचाएंगे, दावा कर रहे हैं ऐसा। सरकार 5 बरस के लिए चुनी जाती है, ऐसा छत्तीसगढ़ नहीं प्रजातंत्र कहता है। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं आदरणीय संतोष जी, आप इस मुगालते मत रहिए कि सरकार आदिवासी ने चुनी है, आदिवासी बर्खास्त नहीं करती है। ये बात आपकी और हमारी दोनों की देखी हुई है। मैं महतारी बंधन की बात आप करते हैं, महतारी बंधन में आपका बजट सरकार ने आपको उसमें बजट कितना अलॉट किया है? आदिवासी उपयोजना का पैसा जिसको कहीं खर्च नहीं कर सकते आदिवासी कल्याण को छोड़ के, वो बजट का पैसा महतारी बंधन में आपकी सरकार ने देने का काम किया है। केवल और केवल एक ऐसी घोषणा जो चुनाव में जीत सकते हैं, केवल इसलिए किया हुआ। मैं आपसे अभी आपने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कें बनवाई और 2.5 साल हुआ है, अभी और चलेगा। मैं आपसे कहता हूं कि उनके घर के आसपास के और जो उनके विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कों की जो दुर्दशा है, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी कोई सड़क नहीं है, इतनी बड़ी दुर्दशा हुई है। मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं, जो राशन वितरण की व्यवस्था है इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है कि यहाँ का आदिवासी राशन की लाइनों में खड़ा रहता है, अपने थंब लगा के चले जाता है, लेकिन राशन लेके नहीं जा सकता। तो और कैसा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? आदिवासी मुख्यमंत्री तो आपने बना दिया, आदिवासियों के नाम पे लूट मचाने के लिए कर दिया। परसा कहते की बात है, वहां आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा। अभी तमिलनाडु की वही स्थिति है, और अभी थोड़े दिनों बाद आप देख रहे हैं, आपको तमिलनाडु में और देखने को मिलेगा, आदिवासी विस्थापित होंगे, उसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार हो रही है। तो इतनी बुरी गत में लाने के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री ने बनाया क्या? छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसा काम करेगी जिससे कि आदिवासियों को। ठीक है संतोष जी, जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर बना दिया है, लेकिन अभी भी आदिवासियों का विस्तार विकास उस तरह से हो नहीं पा रहा। देखिए आदिवासी वर्ग के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है उतना तो 5 साल में उत्तर सरकार ने नहीं किया। और अभी आपने विधानसभा में हम तो धर्म स्वतंत्र अधिनियम लेकर के विधेयक लेकर के आए, और ये विधेयक किसके लिए था? ये उस आदिवासी वर्ग के लिए था जो धर्मांतरण से पीड़ित था, लंबे समय से। और इसका खेल, धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में खासकर सरगुजा और बस्तर में जिस तरीके से आदिवासी समाज हमारा पीड़ित था इस धर्मांतरण से, उस धर्मांतरण विधेयक का विरोध करने का काम कांग्रेस ने किया। जब सदन चल रही थी, सदन से बहिष्कार करने का काम, इस अधिनियम का बहिष्कार करने का काम, कानून को बहिष्कार का काम नहीं किया। तो आप आदिवासी वर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी कहाँ है? अभी डिलिस्टिंग को लेकर के दिल्ली में इतनी बड़ी महारैली हुई, डिलिस्टिंग की मांग आदिवासी वर्ग लंबे समय से कर रहा है, उसके समर्थन में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? जरा बता दे, कौन से आदिवासी हित की बात करते हैं आप? अब धर्मांतरण खत्म करने के लिए भी हमारी सरकार खड़ी है, डिलिस्टिंग के लिए भी खड़ी है, और आदिवासी वर्ग के साथ सतत खड़ी होने कोई सरकार है तो हमारी विष्णुदेव साय की सरकार है। डेवलपमेंट में भी आदिवासी वर्ग को। शशि जी आप लगातार बोलेंगे सर, फिर आवाज दोनों की नहीं आ पाएगी। आने वाले समय में भी आदिवासी वर्ग हमारे पास। शशि जी आप काउंटर कीजिएगा सर, एक बार संतोष जी अपनी बात पूरी कर लें। आप दोनों एक साथ बोलेगा, आप दोनों ही ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, दोनों की आवाज नहीं आ पाती है। संतोष जी एक बार अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद में अगर आपको काउंटर क्वेश्चन करना है आपको पर्याप्त समय मिलेगा। संतोष जी देखिए कांग्रेस कभी आदिवासी वर्ग के साथ खड़ी नहीं दिखती है, और हमने अभी पिछले विधानसभा सत्र में धर्म स्वतंत्र अधिनियम लेकर के हमारी सरकार आई और इन्होंने उसका विरोध किया। आखिर वो धर्म स्वतंत्र अधिनियम का उसका फायदा किसको मिलने वाला है? उसका फायदा केवल और केवल आदिवासी वर्ग को मिलने वाला है जो कि धर्मांतरण से पीड़ित रहा है। लंबे समय से मांग हो रही थी छत्तीसगढ़ में कि एक अधिनियम बने जिससे कम से कम आदिवासी वर्ग को उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखा जा सके। आप कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस ने तो उस अधिनियम का विरोध किया, विधानसभा से बहिर्गमन किया। और दूसरी बात, जब डिलिस्टिंग को लेकर दिल्ली में इतनी बड़ी महारैली हुई, आदिवासी वर्ग का समुदाय का लंबे समय से मांग रहा डिलिस्टिंग, उसके साथ भी आप खड़े नहीं दिखते, उसके भी विरोध में खड़े दिखते हैं। तो आदिवासी वर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी कहां है ये बता दे। हम तो, हमारी सरकार तो लगातार। ठीक है शशि जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण की वजह से आदिवासी समाज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन सरकार जब उसको रोकने के लिए कानून लाती है तो कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है, ऐसा क्यों? ये सपना देखने का काम करते हैं। आप बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग की बात है, मैं ये बात कहता हूं
आजादी के बाद जब नियम बना, आरक्षण का नियम लागू हुआ, तो क्या धर्म देख के लागू हुआ या जात देख के लागू हुआ, ये बात आप बताइए। और अगर इस तरह की बात है तो जंतर मंतर में धरना चल रहा है, वहां जिस तरह से लोग ये आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बात कहता हूं कि आदरणीय विष्णु साय जी किस पक्ष में है? क्या वो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो, या फिर वो ये बात चाहते हैं कि आरक्षण जारी रहे? तो विष्णु साय जी का ये बात स्पष्ट रूप से कहलवा दीजिए। शशि जी, आरक्षण खत्म करने की मांग नहीं की जा रही है, आरक्षण में समीक्षा करने की मांग की जा रही है। मुझे लगता है जंतर मंतर पर जो हो रहा है, एससी एसटी और ओबीसी में आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो जी। उस पर भी उसका क्या स्टैंड है, उस बात को भी क्लियर करिए। ठीक है संतोष जी। धर्म स्वतंत्र अधिनियम। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस तो पहला अपना स्टैंड किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के किसी भी पक्ष में बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं है, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो शशि जी आप सुन लेते हैं, आपने सवाल पूछा, संतोष जी जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं संतोष जी को। नहीं है, अगर वो कांग्रेस शशि जी एक बार सुन लेते हैं, संतोष जी कंप्लीट कर लें उसके बाद में। सर आप लगातार बोलना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं होता सर, एक बार संतोष जी को सुन लेते हैं। देखिए, अभी डीलिस्टिंग पर बात हो रही थी, डीलिस्टिंग के समर्थन में या विरोध में है, ये स्पष्ट करना चाहते नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अगर ये पक्ष में खड़े होंगे तो इनके जो वोट बैंक है उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। धर्मांतरण को लेकर भी यही स्थिति है, वो धर्मांतरण के पक्ष में तो विरोध करते हैं धर्मांतरण कानून का, और जो धर्मांतरित लोग हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो आदिवासी वर्ग के हित के लिए जब भी बात उठती है, खासकर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा रैकेट चल रहा था धर्मांतरण का, ये जो 100 करोड़ से ज्यादा पैसे पकड़े गए, विदेशों से ट्रांजैक्शन पकड़ा गया, ईडी ने पकड़ा। और ठीक है, हालांकि आदिवासी जनता किसके साथ में है ये 28 में पता चल जाएगा। हालांकि दावा दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के। फिलहाल बहुत शुक्रिया संतोष जी और शशि जी, आप दोनों का हमारे साथ भी जुड़ने के लिए। तो देखिए, आदिवासी दाव और सत्ता पर निगाहें, दोनों ही पार्टियों की कोशिश यही है कि आदिवासी समाज को अपने साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी पर काबिज कौन होगा ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता ही तय करती है। और यही वजह है कि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की केंद्र बिंदु में शामिल रहते हैं। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।